नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं VMU MA फर्स्ट ईयर के हिस्ट्री पेपर के चौथे की बात कर रहे हैं, जिसका कोड है MAHI04। पहला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठता इतिहास की वाणी ये कथन किसका है। तो वस्तुनिष्ठता इतिहास की वाणी ये कथन आपके कार्ल मार्क्स का है। दूसरा है, दास कैपिटल किसने लिखी। तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखी है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के जीवन काल की सबसे महत्वपूर्ण रचना है और वैज्ञानिक साम्यवाद की प्रदान करती है। तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की है और वैज्ञानिक साम्यवाद की प्रदान करती है। तीसरा क्वेश्चन है, इतिहास में द्वंद्वात्मक पत्ति क्या है। तो सामान्य शब्दों में देखें तो ये कार्ल मार्क्स की हैं और ये भौतिकवाद का दर्शन है। इसमें दो चीज़ें ली गई है, एक तो जो वर्तमान में विकसित जीवन है वो, और एक जो आपके ऐतिहासिक जीवन है। इन दोनों का समन्वय या इन दोनों का दृष्टिकोण साथ में रखा गया। ये है द्वंद्वात्मक पत्ति के। अब चौथा क्वेश्चन है, इतिहास में द्वंद्वात्मक पत्ति किसने शुरू की। तो इतिहास में द्वंद्वात्मक पत्ति की शुरुआत कार्ल मार्क्स ने की थी। तो ये भी कार्ल मार्क्स की शुरू है। अभी पिछला क्वेश्चन तीसरा पढ़ा वो सेम ही है। पांचवा क्वेश्चन है, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया। ऐतिहासिक भौतिकवाद कह दो या द्वंद्वात्मक पत्ति कह, दोनों एक ही चीज़ है। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स ने ही दिया था। अब छठा क्वेश्चन है, भारत के 4 मार्क्सवादी इतिहासकारों के नाम लिखिए। यानी भारत के वे लोग जो मार्क्सवादी विचारधारा का अनुसरण करते हैं या उस विचारधारा पर चलते हैं। ऐसे कोई 4 नाम लिखने हैं। तो पहला नाम है D.D. कोसाम्बी, दूसरा नाम है रामशरण शर्मा, तीसरा है रोमिला थापर, चौथा है इरफान हबीब, वो दिख नहीं रहा है, और पांचवा है D.N. झा, और छठा है K.M. पणिकर। ये ऐसे 6 पुरुष हैं जो भारत के हैं और मार्क्सवादी विचारधारा के विचारक हैं या उनका अनुसरण करते हैं या इस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। सातवां क्वेश्चन, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के प्रवर्तक कौन है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स के द्वारा चलाया गया, जिसका आधार थोड़ा सब कट गया है। और ये भौतिकवाद का कहो या चाहे दर्शनात्मक कहो, दोनों एक ही चीज़ है। द्वंद्वात्मक कह दो या चाहे भौतिकवाद कह दो, दोनों के आपके प्रवर्तक कार्ल मार्क्स हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवाद क्या है। तो मार्क्सवाद सिद्धांत के अनुसार सामाजिक संरचना की वो आर्थिक व्याख्या होती है जिसके द्वारा समाज में हो रहे भेदभाव को समझा जा सकता है। यानी जो भेदभाव को समझने वाली विचारधारा हो या जो सामाजिक संरचना है उसको समझने वाली विचारधारा ही मार्क्सवाद विचारधारा। ये था आपका 8वां क्वेश्चन। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पेंगलर के इतिहास लेखन का केंद्र बिंदु क्या है। तो स्पेंगलर एक विचारक रहे हैं, उनका इतिहास लेखन का विषय वस्तु क्या रही या केंद्र बिंदु क्या रहा, वो देखते हैं। तो स्पेंगलर ने संस्कृति को इतिहास दर्शन का केंद्र बिंदु स्वीकार किया। वो विभिन्न संस्कृतियों को उच्चतम जीवन के सार तत्वों की तरह स्वीकार करते हैं। यानी स्पेंगलर का जो विषय वस्तु हैं वो संस्कृति रही। ये भी इतिहास के महान लेखक रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं इनके इतिहास के। तो स्पेंगलर की विषय वस्तु संस्कृति है। अगला क्वेश्चन है, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री का लेखक कौन था। तो अर्नोल्ड टॉयनबी की करती ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री किसी भी एक व्यक्ति द्वारा की गई सर्वोच्च एवं सर्वोत्तम ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिसमें टॉयनबी ने मानव समाज की सभी सभ्यताओं के विकास एवं पतन के कारणों की विवेचना की है। तो ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री के लेखक आपके अर्नोल्ड टॉयनबी हैं और मैं पढ़ाई हैं अभी। अगला है आपके निम्नात्मक क्वेश्चन है, ऐतिहासिक चिंतन में टॉयनबी की भूमिका का विश्लेषण करो। तो टॉयनबी के सिद्धांत कौन थे देखते हैं। पहला सिद्धांत है तथ्यों को निश्चित कर उनका संग्रह करना। दूसरा है विभिन्न तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात सामान्य नियमों का निर्धारण करना। और तीसरा है आपके कल्पना के रूप में तथ्यों की कल्पनात्मक पुनर्रचना करना। तो 3 सिद्धांत है टॉयनबी के। पहला है तथ्यों को निश्चित उनका संग्रह करना, यानी किसी भी चीज़ को निश्चित करना, फिर उनका कलेक्शन करना, उनका संग्रह करना, ये तो पहला सिद्धांत है। दूसरा है कि विभिन्न विषय वस्तुओं का अध्ययन करके विश्लेषण करके फिर उनमें से सामान्य नियम प्रदान करना। तो विभिन्न तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद सामान्य नियम देना। और तीसरा है कल्पना के रूप में तथ्यों की कलात्मक पुनर्रचना करना। ये इनके टॉयनबी के 3 सिद्धांत है।
अगला आता है महाकाव्य, कौटिल्य अर्थशास्त्र व भास के साहित्य की ऐतिहासिक रचना वाला पाठ। इनमें देखते हैं पहला क्वेश्चन, भास की 2 किताबों के नाम लिखिए। तो भास आपके प्राचीन काल के संस्कृत के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। किसके? संस्कृत के प्रसिद्ध साहित्यकार। भास के नाटक हैं स्वपन वासदत्ता और प्रतिज्ञा योगंधरायण। ये दोनों पुस्तकें या दोनों संस्कृत के ग्रंथ हैं जो भास के हैं, और भास भारत के संस्कृत के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे। तो 2 पुस्तकें हो जाएगी, 2 नाटक हैं उनके। पहला था स्वपन वासदत्ता और दूसरा है प्रतिज्ञा योगंधरायण। दूसरा क्वेश्चन आता है स्वपन वासदत्ता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको पता ही है, भास है। अभी हम पहले क्वेश्चन पढ़ा है। इसमें वत्सराज उदयन का मगध की राजकुमारी पद्मावती से विवाह का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? स्वपन वासदत्ता। स्वपन वासदत्ता भास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक है। इसमें वत्सराज उदयन का मगध की राजकुमारी पद्मावती से विवाह का वर्णन मिलता है। 2 बार रिपीट कर लिया और आगे आप पढ़ लेना, सुन लेना। अगला तीसरा क्वेश्चन है 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो 2 महाकाव्य, एक तो है रामायण, एक है महाभारत। रामायण की रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं और महाभारत की रचयिता वेद व्यास है। चौथा क्वेश्चन है वेद व्यास द्वारा लिखित पुस्तक का नाम लिखिए। तो वेद व्यास द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक आपके महाकाव्य भारत है, और महाभारत में 18 पर्व लगभग 1 लाख श्लोक है। तो वेद व्यास की रचना है महाभारत, जिनमें 18 पर्व और लगभग 1 लाख श्लोक है। अगला क्वेश्चन 2 स्मृतियों के नाम लिखिए। तो आपके मनु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति और बृहस्पति स्मृति। टोटल 5 स्मृतियाँ दे रखी हैं और आप में कोई भी 2 नाम लिखने हैं। तो आपके मनु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति और आपके बृहस्पति। मुनि, नारद, विष्णु, याज्ञवल्क्य और बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों को परिभाषित कीजिए। तो धर्मशास्त्रों के अंतर्गत धर्मसूत्र और स्मृतियाँ आती हैं। कौन कौन आती हैं? धर्मसूत्र और स्मृतियाँ आती हैं। धर्मशास्त्रों में बहुत से ग्रंथ पाए जाते हैं, जिनमें बोधायन धर्मसूत्र, गौतम धर्मसूत्र, आपस्तंभ धर्मसूत्र। धर्मसूत्रों का रचनाकाल 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। यानी धर्मसूत्र में धर्मशास्त्रों के अंतर्गत क्या आते हैं? एक तो धर्मसूत्र आते हैं कि धर्म का पालन कैसे करना है, धर्म के अनुसार कैसे चलना है, धर्म द्वारा बताए गए कर्तव्यों को किस प्रकार निर्वहन करना है, या उनसे संबंधित कौन से ग्रंथ है, वो स्मृतियाँ आती हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक का नाम बताइए। तो ये तो सामान्य क्वेश्चन लगभग सभी को आता है। अर्थशास्त्र लेखक का नाम है कौटिल्य, चाणक्य। इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और कौटिल्य मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, चाणक्य थे। इनका वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त, और चाणक्य कौटिल्य उनकी उपाधि थी, और चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य कौन था, चाणक्य कौन था, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त की उपाधियाँ थी। ये विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे या उनके प्रधानमंत्री थे, और इनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र, जो राजनीति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है आरसी दत्त की 2 कृतियों के नाम लिखिए। अब इसमें थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, अगर सही देखना है तो आप थोड़ा क्लियरिटी बढ़ा लीजिए और थोड़ा मोर यूज डाटा कर लीजिए। आरसी दत्त की 3 पुस्तकें दे रखी। पहली है कल्चर हेरिटेज ऑफ बंगाल, और दूसरी है सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया, तीसरी है इंडियन अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। 3 पुस्तकें दे रखी हैं आरसी दत्त की। पहली है कल्चर हेरिटेज ऑफ बंगाल, दूसरी है सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया, और तीसरी है इंडियन अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या? दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये थी आप दादा भाई नौरोजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी ने किसकी रचना की थी? दादा भाई नौरोजी ने लंदन जोरास्ट्रियन एसोसिएशन की स्थापना सन 1861 में तथा
1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और इसके अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी को लोकप्रिय नाम क्या है? दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी की उपाधि क्या है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगला 5वां क्वेश्चन आशा है आपके, आरसी दत्त की संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो टिप्पणी क्या है देख लेते एक बार। रमेश चंद्र दत्त का जन्म, जिन्हें शॉर्टकट नाम दे रखा है आरसी दत्त। आर का मतलब रमेश, सी का मतलब चंद्र और दत्त आपके है का जन्म कोलकाता में हुआ था तथा 1871 ईस्वी में वे भारतीय लोक सेवा में शामिल हुए यूपीएससी में। और 1875 ईस्वी में किसानों की आर्थिक समस्याओं पर उनकी पहली पुस्तक पेजेंट्री ऑफ बंगाल थी तथा उनकी अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें हैं आपके कल्चर हेरिटेज ऑफ बंगाल, ए हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एसेंट इंडिया। ये हैं दादा भाई आरसी दत्त यानी रमेश चंद्र दत्त। जन्म कोलकाता में हुआ, 1871 में यूपीएससी में शामिल हुए, 1875 में किसानों की समस्या उनकी पहली पुस्तक जारी हुई पेजेंट्री ऑफ बंगाल, और 2 अन्य पुस्तकें भी हैं कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एसेंट। अगला क्वेश्चन, आरसी दत्त ने दादा भाई नौरोजी के विचारों की विवेचना कीजिए। तो आरसी दत्त हैं उनके विचार। आरसी दत्त जो भारतीय नागरिक सेवा ICS, उस समय ICS था, के सदस्य थे। वे प्रशासन के साथ साथ देशभक्त भी थे। इन्होंने बड़ा ही मार्मिक चित्र उपस्थित किया। इन्होंने 2 जिल्दों में ब्रिटिश शासन के अंदर भारत के आर्थिक इतिहास को देखा और इंडियन अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल तथा इन द क्रियोरियन एज, इन्होंने 2 पुस्तक की रचना भी की थी। अब छोटे क्वेश्चन ही देखते हैं, बड़े नहीं देखेंगे। अगला आ जाता है हमारे राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, ख्यात क्या है? और स्वयं क्वेश्चन वापस है, ख्यात से आप क्या समझते हैं? तो ख्यात संस्कृत भाषा का शब्द है। ये ख्या धातु से कृत प्रत्यय से उत्पन्न हुआ है। ख्यात किसी राजवंश, जाति विशेष या शासक विशेष का संपूर्ण जीवन वर्णन करती है और ख्यातों से लेकर 500 पृष्ठों तक होती है। ख्यात 100 से लेकर कितने पृष्ठों तक होती है? 500 पृष्ठों तक। तो ख्यात एक संस्कृत भाषा का शब्द है और ख्यात धातु से कृत प्रत्यय लगाने से ये ख्यात बना है। ये ख्यात आप किसी भी एक राजवंश ले लो या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति ले लो या कोई भी वर्ग ले लो, उसके एक विशेष जीवन का, संपूर्ण जीवन का वर्णन करती है। ख्यात आपके 100 पेज की भी हो सकती है, 500 पेज की भी हो सकती है। तो आपके 100 से लेकर 500 पेज के मध्य होती है। अब आती है 2 ख्यातों के नाम लेखक लिखिए। तो नैणसी की ख्यात, जिसके लेखक मोनूत नैणसी हैं, इन्होंने मारवाड़ की राठौड़ वंश के बारे में लिखा। दूसरी है मारवाड़ परगना की विगत, ये भी मोनूत नैणसी हैं, जिन्होंने भी राजस्थान के बारे में, राजस्थान के मारवाड़ राजवंश के बारे में लिखा। ये महाराजा जसवंत सिंह के समय थे। तीसरा है बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात, ये दयालदास सिंधायत, इन्होंने बीकानेर के राठौड़ों के बारे में लिखा। तो 2 तो मोनूत नैणसी की है, नैणसी की ख्यात, मारवाड़ परगना की विगत और बीकानेर राठौड़ों की ख्यात, ये आपके दयालदास सिंधायत की। अगला आता है बांकीदास कौन थे? बांकीदास जोधपुर के महाराजा मान सिंह का राजकवि था। उच्च कोटि का कवि होने के साथ ही इतिहास प्रेमी होने के कारण उसने छोटी बड़ी अनेक बातों का संग्रह किया जो राजस्थान की रियासतों के इतिहास को समझने में सहायक सिद्ध होती है। इन्होंने बांकीदास की ख्यात ग्रंथ लिखा है। तो बांकीदास की ख्यात भी जोधपुर के राठौड़ वंश और राजस्थान के अन्य राजवंशों से भी संबंध रखती है, लेकिन मुख्यतः जोधपुर के राठौड़ वंश का ही इसमें वर्णन मिलता है। इसके लेखक बांकीदास थे और ये जोधपुर महाराजा मान सिंह के समकालीन थे। मोनूत नैणसी आप महाराजा जसवंत सिंह के समकालीन थे। दयालदास के बारे में बताइए। दयालदास राजस्थान का अंतिम ख्यातकार माना जाता है, जिनका जन्म बीकानेर जिले के 1798 ईस्वी में हुआ। इन्होंने दयालदास की ख्यात लिखी, जिन्हें बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास वर्णित। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध ख्यात है मोनूत नैणसी की ख्यात है, जिसकी रचना मोनूत नैणसी ने की थी। राजस्थानी साहित्य में इतिहास से संबंधित 3 ग्रंथों के नाम लिखो। तो राजस्थानी साहित्य में इतिहास से प्रसिद्ध ग्रंथ निम्न है: पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, बीसलदेव रासो, खुमान रासो।
तो रासो तो बहुत सारे हैं राजस्थान साहित्य में देखे तो, और भी हैं जैसे कि हमीर हट है, हमीर रासो हैं इस। अगला क्वेश्चन है बात साहित्य से क्या तात्पर्य। बात का अर्थ कथा या कहानी से। राजस्थान एवं गुजरात के ऐतिहासिक, पौराणिक, प्रेमपरक एवं काल्पनिक कथानकों पर आधारित बात साहित्य है। इन शासकों के युद्ध अभियान एवं वीरतापूर्ण कृत्यों के विवरण के साथ उनके राजवंश का भी विवरण मिलता है। बात, हालांकि हम तो सामान्य भाषा में बात ये कहते हैं कोई चीज़ होती है, लेकिन छोटी मोटी बात कहते हैं, लेकिन बात पुराने समय में क्या थी, तो ये एक साहित्य का भाग है बात, यानी एक साहित्य को कहा जाता था बात। राजस्थान एवं गुजरात में ऐतिहासिक, पौराणिक, प्रेम पर काल्पनिक कथानक आधारित बात साहित्य है। राजस्थान के साहित्य देखे तो बहुत सारे साहित्य, कोई भी 3 आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है बाबरनामा, अकबरनामा और सुरजन राय भंडारी की कृति, इनसे संबंधित क्वेश्चन। बाबरनामा का लेखक कौन है? यह सेकंड क्वेश्चन, बाबरनामा किसने और प्रथम किस भाषा में लिखी? तो बाबरनामा या तुजु के बाबरी का लेखक मुगल बादशाह बाबर स्वयं था। उनकी आत्मकथा थी, इसे बाबरनामा भी कहा जाता है या तुजु के बाबरी भी कहा जाता है। 2 नाम है, बाबरनामा और तुजु के बाबरी। लेखक स्वयं बाबर हैं, जिसने अपनी आत्मकथा चंगताई तुर्की भाषा में लिखी थी, और ये पुस्तक 3 भागों में विभाजित थी। तो बाबरनामा या तुजु के बाबरी बाबर की रचना है, 3 भागों में इसकी रचना की गई है। इसकी भाषा है चंगताई तुर्की। अगला है बाबरनामा की विषय वस्तु क्या है? तो बाबर की पुस्तक 3 भागों में विभाजित है। ये पुस्तक बाबर के फरगना की गद्दी पर बैठने से शुरू होती है तथा द्वितीय भाग पर भारत पर उनकी अंतिम चढ़ाई से संबंधित है। तृतीय भाग में वो भारतवर्ष में लेन देन के विवरण को उल्लेखित करता है। अब आती है अकबरनामा की विषय वस्तु क्या है? तो बाबरनामा तो आपके आत्मकथा थी, किनकी? बाबर खुद की थी। बाबरनामा तो बाबर, जबकि अब अकबरनामा अकबर खुद ने नहीं लिखी थी, ये अब्दुल फजल ने लिखी थी, जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। अकबरनामा का लेखक अब्दुल फजल था। अकबरनामा का प्रथम भाग अकबर के पूर्वजों से हुमायूं तक का, और दूसरा भाग अकबर के राज्य के 46वें वर्षगांठ तक काल अनुक्रम में लिखा गया। यानी अकबर ने 50 साल शासन किया था, तो 46वें वर्षगांठ पर ये पुस्तक लिखी गई थी। दूसरा भाग, पहला भाग तो उसके पूर्वजों से लेकर हुमायूं तक लिखा गया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है सुरजन राय भंडारी कौन था? तो सुरजन राय भंडारी आपके खुलास्तु त्वारिक का लेखक सुरजन राय भंडारी थे। ये पुस्तक औरंगजेब के समय लिखी गई थी। सुरजन राय भंडारी हिंदी, फारसी तथा संस्कृत का विद्वान था। कौन? सुरजन राय भंडारी, जिनकी पुस्तकें हैं खुलास्तु त्वारिक, ये सब। अगला है इतिहास के स्रोत के रूप में बाबरनामा के महत्व का विश्लेषण कीजिए। बाबरनामा एक विजेता का संस्मरण है, इनके भी समझना है। तो अब ये बाबर की हैं। बाबर ने भारत के विभिन्न धर्म में, संस्कृति या उस वातावरण के बारे में लिखा है, पढ़ लेते हैं। बाबरनामा और तुजु के बाबरी ग्रंथ में बाबर ने जमीन, ऋतुएं, फल फूल, व्यापार आदि के साथ देश की सामाजिक तथा राजनीतिक दशाओं पर प्रकाश डालते विवरण दिया है। बाबर ने हिंदुस्तान के बारे में लिखा है। इतना ही है, आगे और देखेंगे। अगला आता है फाहियान च्वांगयुंग और सिंह की भारतीय यात्रा। ये आपके चीनी और तिब्बती इतिहासकार हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके फो कुओ की का लेखक कौन था? ये पूरी पुस्तक का नाम है। पहला शब्द है फो, दूसरा को और तीसरा की। इनका लेखक चीनी यात्री फाहियान था। वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी ग्रंथों का अध्ययन करने भारत आया था। दूसरा क्वेश्चन है फाहियान ने भारत की यात्रा किस काल में की? तो चाइना यात्री फाहियान, इन चीनी यात्री फाहियान 5वीं सदी में गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के समय भारत आया। तो फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, या उनका दूसरा नाम भी है विक्रमादित्य, उनके शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाहियान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो फाहियान एक चीनी यात्री, बौद्ध भिक्षु, लेखक एवं अनुवादक थे, जो 399 ईस्वी में
भारत, श्रीलंका और आधुनिक नेपाल में स्थित गौतम बुद्ध के जन्म स्थल कपिलवस्तु की धर्म यात्रा पर आए। ये 399 से लेकर 414 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के दौरान भारत में रहे। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा, यानी इन्होंने 15 साल यहाँ पर भ्रमण किया। 399 से 414 तक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में रहे थे। अगला है फाहियान ने भारत के बारे में क्या लिखा। तो विदेश यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया। उसने लिखा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन बहुत अच्छा था। उसके समय प्रजा सुखी और धनी थी। लोग स्वतंत्रता पूर्वक व्यवसाय करते थे। ये उसने भारत के बारे में लिखा है। फाहियान के यात्रा वृत्तांत के स्वरूप का वर्णन कीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की एक प्रमुख घटना चीनी यात्री फाहियान के भारत आगमन की। 399 से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थलों का भ्रमण किया। उसके द्वारा छोड़ा गया भ्रमण वृत्तांत चंद्रगुप्तकालीन भारत की सांस्कृतिक दशा का सुंदर निरूपण करता है। यदि भी उसने अपने समकालीन शासक का नाम उल्लेख नहीं किया है, फाहियान मध्य प्रदेश का वर्णन विस्तार पूर्वक करता है। यह ब्राह्मणों का देश था जहाँ लोग सुखी और समर्थ थे। लोगों न तो अपने मकानों का पंजीकरण कराना पड़ता था और न ही अपने जमीन नहीं है। अगला देखते हैं। अगला है हमारे कालिदास साहित्य और पुराण हरिसेन की प्राग परिस्थिति से संबंधित। दो पुराणों के नाम लिखिए। तो पुराण साहित्य काफ़ी विस्तृत है, जिसमें 18 पुराण और 100 से अधिक उप पुराण आते हैं। प्रमुख पुराण आपके मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण। तो सामान्य नाम देखें तो एक तो मत्स्य पुराण और ब्रह्म पुराण, और दूसरा अग्नि और वायु, ये हो जाएंगे 4। एक भविष्य और एक मार्कंडेय। 7 पुराण दे रखे हैं। एक है वामन पुराण। कोई भी आपको 2 नाम लिखने, तो अग्नि पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण। अगला आता है आपके प्रश्न, कालिदास की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो संस्कृत के महान विद्वान कालिदास ने बहुत से नाटकों या काव्यों की रचना की। इनमें है रघुवंश, दूसरा कुमार संभव, तीसरा ऋतुसंहार, तथा मेघदूत जैसे काव्य, तथा अभिज्ञान, शाकुंतलम और मालविका अग्निमित्र जैसे नाटक शामिल हैं। तो इसमें बहुत सारी रचनाएं हैं कालिदास के, जो एक महान संस्कृत के विद्वान रहे हैं। पहली रचना है रघुवंशम या रघुवंश, दूसरी है कुमार संभव, तीसरी ऋतुसंहार, चौथा मेघदूत। 4 हैं काव्य हैं, और नाटक 2 हैं आपके अभिज्ञान, शाकुंतलम और मालविका अग्निमित्र। तीसरा क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक का नाम बताइए। तो प्रयाग प्रशस्ति लेखक के लेखक हरिसेन थे। हरिसेन गुप्त शासक समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक था। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त काल के सर्वोत्तम कृति, यानी हरिसेन थे जो समुद्रगुप्त के समकालीन थे, उनके राज्य आश्रित थे। उन्होंने इसकी प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, और ये गुप्त काल की सर्वोच्च कोटि या सर्वोच्च साहित्य कथा है। अब आ रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की विषय वस्तु क्या है जो हरिसेन ने लिखी थी। तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त कालीन इतिहास का वह प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हैं। इस अभिलेख के अभाव में हम गुप्त शासन या समुद्रगुप्त की उपलब्धियों से अनजान रह जाते हैं। यानी प्रयाग प्रशस्ति में संपूर्ण गुप्त शासनकाल का वर्णन दे रखा है। समुद्रगुप्त की संपूर्ण जीवन, उनके शासनकाल, उनकी सब संस्कृति, रचनाएं, सब इसमें संकलन। अगला है हर्षवर्धन द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम लिखिए। तो हर्षवर्धन खुद भी एक कवि थे। उनकी रचनाएं हैं, पहली है नागानंद, दूसरी है रत्नावली और तीसरी प्रियदर्शिका। 3 रचनाएं। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की विषय वस्तु क्या है। पुराणों की जो अभी हमने पढ़े थे ना पुराण, 6 पुराण थे। मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, मार्कंडेय पुराण और आपके वामन पुराण, ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण। तो पुराणों की विषय वस्तु देखते हैं। पुराण किसी देव या देवी की उपासना को सबसे बड़ी शक्ति मानना। यानी पुराण किसी देवी या देव
देवता की शक्ति को उपासना थी, उपासक थे, यानी वो महान शक्ति मानते थे देवी या देवता को। दूसरा है ब्रह्मा विष्णु और महेश में किसी एक को इष्ट देव मानना, तीनों में से ब्रह्मा और विष्णु और महेश। तीसरा है सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का वर्णन करना, भी इसमें दे रखा है पुराणों के अंदर। चौथा है देवों ऋषियों और महर्षियों की वंशावली तथा इनका जीवन वर्तन भी इनमें दे रखा है पुराणों में। तो 6 पुराण 7 पुराण अभी आपको नाम बताए थे, इनकी अलग अलग विषय वस्तु रही है। इनमें देवी या देवता का इष्ट देव माना है या उनकी शक्ति का उपासक है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनके शक्ति के उपासक हैं या इनके इष्ट देव हैं। और जो अभी सृष्टि है उनका किस प्रकार उत्पन्न हुआ, उनकी किस प्रकार प्रलय हुआ, ये भी इनमें दे रखा है पुराणों में। और ऋषि हैं, मुनि हैं, देव हैं, इनकी भी वंशावली दे रखी है। अब दे रखा है 6 वेदांगों के नाम लिखिए। अगला हम पढ़ेंगे भास के साहित्य के बारे में। तो भास प्राचीन काल के संस्कृत के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। भास के नाटक स्वपन वासदत्ता और प्रतिज्ञा युगंधरायण, ये हमने पहले भी एक बार पढ़ लिया है। तो भास आपके संस्कृत के साहित्यकार हैं और इनकी 2 नाटक की रचनाएं हैं, स्वपन वासदत्ता और प्रतिज्ञा युगंधरायण। स्वपन वासदत्ता नाटक का लेखक कौन था? तो स्वपन वासदत्ता भास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक है। इसमें वत्सराज उदयन का मगध की राजकुमारी पद्मावती से विवाह का वर्णन मिलता है। 2 महाकाव्यों के नाम अभी देख लिए हमने, वाल्मीकि की रचना रामायण और वेदव्यास की रचना महाभारत। 2 वेदव्यास द्वारा लिखित पुस्तक का नाम लिखिए। वेदव्यास द्वारा महाभारत लिखी, इसे वापस रिपीट कैसे? अगला आ रहा है पानुक कौन था। अब हम पढ़ेंगे चीनी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन। पानुक कौन था? तो चीन में प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ लेखन के विकास में इतिहासकार पानुक प्रसिद्ध हैं। पानुक आपके हान राजवंश के संबंधित इतिहास ग्रंथ हान सू का लेखक था। राजवंश कौन सा है? हान राजवंश का प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ हान सू का लेखक था। इसने वृहद इतिहास के लिखने के बजाय एक राजवंश के इतिहास को लेखन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। तो पानुक आपके चीन के प्रामाणिक ग्रंथों में लिखने का इतिहासकार विकासकार था। इनने अपने पानुक ने हान राजवंश से संबंधित एक पुस्तक या ग्रंथ लिखा, इसका नाम है हान सू। तो हान सू का लेखक कौन है? पानुक है, जो चीन से संबंधित हैं। इन्होंने अपने विस्तृत इतिहास लिखने के बजाय एक राजवंश, जिसका नाम है हान राजवंश के इतिहास से संबंधित ही पुस्तक लिखी। अगला क्वेश्चन है युआन च्वांग कौन था और ये भारत कब आया? तो युआन च्वांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। युआन च्वांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे, जिन्होंने बौद्ध को प्राप्त करने के लिए राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान चीन से भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री युआन च्वांग 629 ईस्वी 645 ईस्वी तक भारत की यात्रा की। 629 से 645, इसने भी लगभग 15-16 साल, ये लगभग भारत में 15 वर्षों तक रहा। तो युआन च्वांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये चीनी बौद्ध भिक्षु था, जो बौद्ध के प्राप्त करने के लिए राजा हर्षवर्धन के काल में आया था। लगभग 15 साल भारत में रहा। अब आ रहा है चीनी इतिहास लेखन परंपरा को विवेचना कीजिए। यह है चीनी इतिहास लेखन की प्रकृति क्या रही, क्या अवधारणा रही। अब इनकी 3 विशेषताएं दे रखी। पहला है, प्रथम कारण ये है कि वहाँ के इतिहास लेखन का राजवंशों के इतिहास लेखन तक ही सीमित रहना। अगर कोई भी व्यक्ति या साहित्यकार इतिहासकार एक राजा या एक शासन या एक राजवंश के आश्रित हैं, तो उनसे संबंधित ही इतिहास लिखेगा, अन्य राज्यों या अन्य भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में कुछ नहीं लिखेगा। एक तो उनका एक मुख्य कारण था। दूसरा है, इतिहास के अध्ययन और लेखन का मुख्यतः राज्य आश्रित होना। अधिकांश इतिहासकार राजा और राज्य के वेतनभोगी कर्मचारी थे। तो इनसे ये मतलब होता है कि अगर कोई भी इतिहासकार राज्य का वेतनभोगी है, आश्रित है, तो संभवतः उसी राजवंश से संबंधित ही लिखेगा, अन्य राजवंश नहीं, और उनकी प्रसिद्धियाँ ही लिखेगा, आलोचना कम करेगा। तो ये कारण था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, E.H. कार की पुस्तक का नाम लिखिए। तो
EHR पुस्तक का नाम है आपके EH का, पुस्तक का नाम है इतिहास क्या है। पुस्तक का नाम ये है इतिहास क्या है। इसके लेखक हैं EH कार। EH कार के अनुसार इतिहासकार या इतिहास तथ्य एक दूसरे के आधारित है। बिना तथ्यों के इतिहासकार आधारहीन है, व्यर्थ, और इतिहासकार के तथ्य जीवन को विहीन तथा निरर्थक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सार्वभौम इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो सार्वभौम इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। तो इतिहास का जनक हेरोडोटस है, चाहे ऐसा भी कह दो चाहे सार्वभौम इतिहास जनक कह दो तो भी हेरोडोटस है। अगला क्वेश्चन है इतिहास से आपका क्या तात्पर्य। इतिहास विभिन्न घटनाओं का संकलन मात्र है। विभिन्न घटनाओं का संकलन है। इतिहास स्वयं ही घटना है। यदि हम घटना के अभाव में इतिहास लेखन का प्रयत्न करें तो पूरी तरह असंभव है। यदि हम इतिहास को स्वयं एक घटना स्वीकार करें तब हमारे सम्मुख प्रश्न उठ खड़ा होता है कि ये घटना कब और क्यों कैसे घटित हुई। वास्तव में इन प्रश्नों का उत्तर ही इतिहास है। यानी इतिहास घटनाओं का संकलन है। घटना के बिना इतिहास लेखन भी असंभव है। और अगर हम स्वयं इतिहास को एक घटना मान लें तो ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि इतिहास फिर है क्या। ये विषय का नाम भी है ऐतिहासिक चिंतन। यानी इतिहास के बारे में चिंतन करना है आपको, और कौन कौन विचारक रहे उनके बारे में लिखना है। अगला है इतिहास क्या है, पुस्तक किसने लिखी। तो EH कार ने लिखी। भारतीय इतिहास के 2 पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखिए। तो पहला है गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा लिखी गई वो। दूसरा है अशोक के अभिलेख। तीसरा सिक्के। चौथा स्मारक। और भी पुरातात्विक बहुत है, जैसे बावड़ियाँ हैं, तालाब हैं, छतरियाँ हैं, किले हैं। ये भी पुरातात्विक स्रोत ही हैं जहाँ पर कुछ न कुछ स्मृतियाँ या प्रशस्तियाँ या लेख कुछ न कुछ लिखे होते हैं। इतिहास और ऐतिहासिक स्रोतों को परिभाषित कीजिए। ऐतिहासिक स्रोत बहुत सारे साहित्य भी हैं और पुरातात्विक भी। साहित्य में सभी आ जाता है ग्रंथ, पुरातात्विक में सभी लेख हैं, स्मृतियाँ हैं, प्रशस्ति हैं, जैसे कीर्ति विजय स्तंभ, ये सभी ऐतिहासिक स्रोतों में आते हैं। अब आता है इतिहास को परिभाषित कीजिए। तो इतिहास आपके हिस्टोरी शब्द की उत्पत्ति से मानी जाती है। इतिहास की यानी हिस्ट्री शब्द। तो हिस्ट्री शब्द की सर्वप्रथम उत्पत्ति आपके हिस्टोरी शब्द से हुई, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग इतिहास के जनक हेरोडोटस ने किया है। तो हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरी से मानी गई है और जिनके जनक हेरोडोटस हैं, और जिनका अर्थ है जानना और ज्ञाता। भारतीय भाषा में देखें तो इतिहास शब्द का संधि विच्छेद करें तब इति धन ह धन आ से तात्पर्य ये निकलता है कि वो जो निश्चित रूप से घटित हुआ है। 2 चीज़ें हो जाएगी, एक तो हिस्ट्री से संबंधित शब्द आएगा, तो हिस्ट्री शब्द लिया गया हिस्टोरी से, जिनका अर्थ है जानना या ज्ञात होना, जिनका सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया है। दूसरी हमारी भाषा हिंदी में देखें तो इतिहास, जिसका संधि विच्छेद कर इति धन ह धन आ, जिसका सामान्य अर्थ होता है कि किसी घटना का निश्चित रूप से घटित होना। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि इतिहास विज्ञान है, न तो कम और न अधिक। तो ये कथन प्रोफेसर जेबी ब्यूरी का है। प्रोफेसर जेबी ब्यूरी के अनुसार इतिहास विज्ञान है, न तो कम और न ही अधिक। इतना ही साहब। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।